खंडूरी जी, क्यों लगा अब अन्ना हजारे को कि अनशन नहीं आंदोलन होना चाहिए? देखिए आशीष जी, ये कोई नई बात नहीं है। अब पहले से अन्ना हजारे बोल रहे हैं कि राजनीतिक पार्टी बनाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। वो पहले देखेंगे कि भाई किस तरह का माहौल है। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मैं राजनीतिक पार्टी, और पहले शुरुआत से अगर मतभेद जो पैदा हुए हैं, आपने जो देखे हैं कि जो चर्चाएं हैं कि अरविंद केजरीवाल और उनके बीच में मतभेद पैदा हुए हैं, तो मतभेद पैदा होने की मुख्य वजह शायद राजनीतिक पार्टी बनाना ही है। तो देखिए, जहाँ तक आंदोलन का सवाल है, तो अन्ना हजारे की ताकत आंदोलन है, तो वो अपनी स्ट्रेंथ पर काम कर रहे हैं। नहीं, अनशन नहीं करेंगे अब? अनशन भी तो उनकी ताकत का हिस्सा बिल्कुल उनकी ताकत का हिस्सा है। मुझे लगता है कि शायद जिस तरह से उन्होंने कहा है कि मैं पूरे क्योंकि वो मूवमेंट करेंगे, अनशन करने के लिए वो स्टेपल उनको कहीं रुकना पड़ेगा। हाँ। अब वो कह रहे हैं कि मैं पूरे देश भर का भ्रमण करूंगा, गाँव में जाऊंगा, तो अनशन करते हुए तो गाँव में जाएंगे नहीं कि अनशन पर है वो गाँव में जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो पहले पूरे देश के जो ग्रामीण परिवेश है उसकी नब्ज टटोल लेना चाहते हैं। उस नब्ज को टटोलने के बाद वो अपनी अगली रणनीति का निर्णय करेंगे, और वो ये भी मालूम करेंगे, मुझे लग रहा है गाँव में जाकर, मुझे ऐसा लगता है कि गाँव में जाकर ये भी मालूम करेंगे कि वास्तव में गाँव में जो मुख्य धारा के राजनीतिक दल हैं उनके बारे में गाँव की क्या साइकोलॉजी है, क्या मनोविज्ञान है, वास्तव में वो क्यों किसी राजनीतिक दल को चुनते हैं। ये तमाम चीजें जब आप ग्राउंड पर जाएंगे तभी आपको रियलिटी का पता चलेगा। दिल्ली में बैठकर मुझे नहीं लगता कि आप पूरे देश की व्यवस्था को बदलने की बात कर सकते हैं। खंडूरी जी, एक सवाल मन में आता है, तमाम दर्शकों के भी मन में आ रहा होगा कि अन्ना हजारे ये कह रहे हैं कि वो आंदोलन करेंगे, गांव-गांव में जाएंगे। मुझे लगता है शायद जेपी से अब कुछ प्रेरित हो गए हैं और जेपी की क्रांति की तरह वो एक जननायक बनने की कोशिश में हैं और लोगों के बीच जाना चाहते हैं। लेकिन मेरे पास दो उदाहरण हैं। जेपी का ही मैं उदाहरण ले लूं तो जेपी की जो क्रांति थी, उसके बाद जिस तरीके से राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ था, बहुत कम दिन चला था उसका कार्यकाल और वो पार्टी खत्म हो गई थी। एक क्रांति का इतना जल्दी मर जाना ये हमने देखा है जेपी के आंदोलन में। हालांकि उसके गर्भ से, जेपी के आंदोलन से के गर्भ से जो भी नेता निकले हैं, चाहे लालू यादव रहे हों, चाहे शरद यादव रहे हों, उनको हम देख रहे हैं एक ऐसे नेता के रूप में हम उन्हें नहीं देख सकते हैं कि उन्हें हम जननायक कह सके। दूसरी बात, ये दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको। दीपक भी बता रहे थे कि महाराष्ट्र में अन्ना हजारे ने अब तक कई ऐसे काम किए हैं जिससे कई मंत्रियों की कुर्सियां चली गई हैं। लेकिन महाराष्ट्र में अगर अन्ना हजारे ने इतना बेहतर काम किया आंदोलन के जरिए, तो ऐसा क्यों हुआ कि सन 2012 में 70,000 करोड़ का घोटाला सामने आता है सिंचाई में? इसका मतलब क्या ये निकाला जाए कि आंदोलनों से सिस्टम को नहीं बदला जा सकता? क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए आशीष जी, आंदोलनों को सिस्टम को नहीं बदला जा सकता। सही है कि आंदोलन से सिस्टम तो नहीं बदलेगा, तब ऐसे में आप राजनीतिक विकल्प को तो स्वीकार करेंगे। पर मेरा मानना है कि अगर नागरिक, इस देश का नागरिक अगर चौकस और सतर्क हो और वो अपने अधिकारों के बारे में समझता हो, तो देखिए गड़बड़ी होने की संभावनाएं कम रहती है। असल में इस देश के नागरिकों की अज्ञानता का लाभ उठाते हैं पूरा तंत्र। वो अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं होते हैं, वो अपने अधिकारों की लड़ाई करना नहीं चाहते हैं, वो बहुत आसानी से और शॉर्टकट तरीके से अपने रोजमर्रा के जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। जागरूकता कितने दिन तक चलेगी, ये भी बड़ा सवाल है खंडूरी जी। नहीं, कितने दिन, ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक दिन में या 2 दिन का मामला है ये। देखिए धीरे धीरे जागृति आ रही है। वो जेपी आंदोलन का जो दौर था और आज का जो दौर है उसमें काफी बदलाव आया है। देखिए अब काफी कुछ चेंजेस, ऐसा नहीं है कि कुछ हुआ नहीं। इस क्रांति की ड्यूरेबिलिटी, टिकाऊपन आप मानते हैं रहेगा? बिल्कुल होगा, बिना राजनीतिक विकल्प के। बिल्कुल, और राजनीतिक विकल्प भी आएगा सामने, लेकिन पहले उसकी पृष्ठभूमि तैयार होगी। और मुझे लगता है कि बिना बुनियाद के कोई इमारत खड़ी नहीं होती है, और जब आप बिना बुनियाद की इमारत खड़ी करेंगे तो ताश के पत्तों की तरह नीचे गिर जाएगी। तो मुझे लगता है कि जो अन्ना हजारे अगर वास्तव में, जो मैं सोचता हूँ, अगर वो गाँव में जा रहे हैं और एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक मजबूत बुनियाद वो बनेगी। लोगों की मनोदशा को बदलना बहुत जरूरी है। लोगों को ये बताना जरूरी है कि जो नेता है वो तुम पर उपकार नहीं करता है, बल्कि आप उसको चुनते हैं, आपका अधिकार है उससे अपने जो आपके बुनियादी अधिकार। चलिए मान लिया अगर जागरूक हो भी गए लोग, तो अपने अधिकारों को पाने के लिए लड़ाई कैसे लड़ेंगे? देखिए अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए पूरा एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। वो सिस्टम ही भ्रष्ट है। आप देखिए कि पढ़े लिखे लोग भी कई बार खुद संकट में आपको दिखाई देते हैं, जबकि वो चाहें तो उस संकट से उबर सकते हैं अपने, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि उनकी अज्ञानता, वो जानते नहीं है कि हमारा अधिकार क्या है। तो गांव की क्या हालत होगी
जब शहरों में स्थिति है, आप खुद देख लिए कि आप एक छोटी सी बात है, आप उपभोक्ता का मामला ही देख लीजिए, उपभोक्ता मामलों के अधिकारों के प्रति कितने लोग सजग हैं, कितने लोग सामान लेने जाते हैं रसीद नहीं लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत छोटी बात हो सकती है आपके लिए, बहुत छोटी बात, लेकिन मेरा मानना है कि ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो नागरिकों को अपने अधिकारों की तरफ सचेत करेंगी, और जो सामने वाला व्यक्ति है उसको भी ये मालूम हो जाएगा कि नहीं, अब जनता जाग चुकी है। समस्या यही है कि हमने एक फिल्म देखी थी नायक, एक दिन का प्रधानमंत्री होता है, सबसे कहता है कि आप रसीद दीजिए, क्या यही स्थिति नहीं होने वाली? देखिए, यह स्थिति एक आदमी से नहीं होगी, ये स्थिति हर व्यक्ति जो इस समाज में रह रहा है, इस देश में रह रहा है, उसको अपने अधिकारों के प्रति जब तक वो जागरूक नहीं होगा, कोई भी आपको उंगली पकड़कर नहीं ले जाने वाला है। वो आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन संघर्ष आपने ही करना है, और जो अधिकार आपको मिले हैं आप उसी के जरिए संघर्ष करें। दीपक आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले मैं राजनीतिक पार्टी ही आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि विकल्प बचेगी, क्योंकि लोग अधिकार की मांग करेंगे, लेकिन अधिकारों की मांग को लेकर जाएंगे कहाँ, क्या लगता है? देखिए, पहले मैं आपकी उस बात का जवाब देना चाहूंगा जो खंडूरी साहब ने सवाल किया था कि महाराष्ट्र में इतना बड़ा आंदोलन उन्होंने किया, उसके बाद भी 70,000 करोड़ का घोटाला सामने आता है। देखिए, हमारे देश के नेताओं की जो स्थिति है, जो आदत है कि वो लोग अगर कहीं पर घोटाला अगर हो रहा है, 10,000 करोड़ का घोटाला होता है, तो उनमें ये होड़ रहती है कि कैसे हम इससे बड़ा घोटाला करें। मुझे ये लगता है यहाँ पर, और मैं एक छोटा सा उदाहरण से देखूं कि अगर यहाँ का मंत्री एक बार विदेश के किसी मंत्री से मिलने उसके इन्विटेशन पर वहाँ पर पहुँचता है, तो वहाँ पर उसके ऐशो आराम, उसके वैभव को देख के काफ़ी इंप्रेस वो होता है और पूछता है कि आपने सारा कुछ कैसे किया, कैसे इतना पैसा कमाया, कि आपका साथ सारी सुविधाएं हैं, मतलब अपने स्वागत सत्कार से बहुत खुश होता है। तो छोटा सा उदाहरण है कि वो मंत्री जी, यहाँ के मंत्री जी को अपने छत पर लेके जाते हैं और दूर इशारा करके बोलते हैं कि आपको नदी दिखाई दे रही है, तो हमारे मंत्री जी बोलते हैं बिल्कुल दिखाई दे रही है। तो फिर वो मंत्री जी पूछते हैं कि आपको नदी पे बन रहा पुल दिखाई दे रहा है, तो हमारे मंत्री जी बोलते हैं हाँ दिखाई दे रहा है। तो वहाँ के मंत्री का जो जवाब होता है वो बोलता है 50%, यानी कि उस पुल से मेरे 50% पैसा मैंने वहाँ पर लगाया, जितना पैसा अलॉट हुआ था, बाकी पैसा से मैंने अपनी सुख सुविधाएं बढ़ाई हैं, यानी कि भ्रष्टाचार तो 50% है। हिंदुस्तान की अगर देखें क्या स्थिति है, जो मैं इसको बताना चाह रहा हूं, लेकिन यहाँ के व्यक्ति नेता जो सीखते हैं, प्रेरणा जो लेते हैं घोटालों से लेकर कि उसने ज़्यादा पैसा कमाया, मैंने कम क्यों कमाया। अदरवाइज बहुत सारे लोगों को शायद बुरा भी लग सकता है, लेकिन ये स्थिति वास्तविक है, शायद लोग इस बात का समर्थन भी करेंगे। लेकिन जब वहीं के एक बार नेता यहाँ हिंदुस्तान में इत्तेफाक से आते हैं, तो वो भी उसी मंत्री के पास आते हैं, तो उनके ठाट बाट और ज़्यादा देखकर वो भी बड़े प्रशंसा उनकी करते हैं, कहते हैं आपने इतना पैसा कैसे कमाया, आप तो खुद मेरे से पूछ रहे थे कि मेरे पास इतना सारा कुछ नहीं है। तो वही यहाँ के मंत्री फिर इनको फिर अपने छत पर लेके जाते हैं, बालकनी पे, फिर वो पुल दिखाते हैं, तो बोलते हैं आपको नदी दिख रही है, तो बोलते हैं दिखाई दे रही है, फिर पूछते हैं आपको पुल दिखाई दे रहा है, तो वहां के मंत्री बोलते हैं कि मुझे पुल नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ के मंत्री बड़े गर्व से एक मुस्कान के साथ बोलते हैं 100%, यानी कि जो पैसे से पुल बनना था इन्होंने पुल बनवाया नहीं और पूरा पैसा इनकी जेब में चले गया। तो यहाँ पर स्थिति यह है, शायद इसी वजह से महाराष्ट्र में इतने बड़े आंदोलन होने के बाद, इतने अधिकारी मंत्री सलाखों के पीछे होने के बाद 70,000 करोड़ का घोटाला सामने आता है। लेकिन यहाँ पर अन्ना जो कर रहे थे, मैं यही सवाल इनसे पूछ रहा था। उसी पे बिल्कुल देखिए, जहां तक आपने बोला कि राजनीतिक विकल्प की आपने बात की थी, क्या दूसरा कोई रास्ता और आंदोलनों की विफलता की बात मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल, देखिए, और दूसरी चीज, और शॉर्ट टर्म इनका रिजल्ट आता है। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, अगर इस तरह के यहाँ पर बिखराव आंदोलन में होगा तो लोग एकजुट नहीं रहेंगे, तो निश्चित तौर पर बिखराव आएगा। और ये बात आज आया है, सबके सामने आई है, आंदोलन सफलतापूर्वक चढ़ा तकरीबन 1.5 साल तक, लेकिन उसके बाद स्थिति फिर से ये हो गई। एक बार फिर से दोबारा से अब जरूरत हो गई है कि वो आंदोलन दोबारा से खड़ा होगा, लेकिन फिर वही गारंटी है, फिर वही स्थिति आ जाएगी, मुझे जो लगता है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि आप कैसे विश्वास बनाएंगे, क्योंकि एक समय के बाद क्या होता है कि जैसे इस आंदोलन में हमने देखा, जितने भी सहयोगी अन्ना के थे वो सभी लोग आत्ममुग्ध हो गए थे। मुझे ऐसा लगा था कि लोग हमारे प्रशंसक हो गए हैं, लोग चाहते हैं कि हम लोग मंच पे होते तो लोग भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, भ्रष्टाचार हटाओ के नारे लगाते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आत्ममुग्ध भी ये लोग हुए थे कि शायद अब हम चुनाव लड़ें, चुनाव के मैदान में उतर जाएं, तो निश्चित तौर पर हो सकता है हम भी संसद तक पहुंच जाएं, विधानसभा तक पहुंच जाएं। मुझे ये वजह लगती है, जिसकी वजह से फिर उनमें मनभेद होना शुरू होता है, मतभेद होता है और रास्ते उनके अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि सबकी विचारधाराएं, जब आदमी के पास पावर आती, सत्ता आती है, क्या कहें कि जब आदमी समर्थकों से घिरा होता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एटीट्यूड आता है, उसे लगता है कि वाकई में अब मेरे से बड़ा कोई नहीं है। और मुझे लगता है जो आंदोलन में बिखराव आया, टूटा, शायद इसकी वजह ये भी एक हो सकती है। और आगे भी कोई गारंटी नहीं है कि जब तक ये सारी चीजें होती रहेंगी कि वो आंदोलन भी लंबे दौर तक चलेंगे या वाकई में कहां तक चल पके खत्म हो जाएंगे। तो मुझे भी ये लगता है कि बिखराव जो आता है, आंदोलन खत्म हो जाते हैं, उसके पीछे की एक वजह यही है कि आदमी निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ता रहे। और जो एक एजेंडा उन्होंने आंदोलन को शुरू करने से पहले लिया था कि हम इस लाइन पर आगे बढ़ेंगे, हम किसी दूसरी लाइन पर आगे चल के नहीं रहेंगे, भले ही कैसी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, तो निश्चित तौर पर आंदोलन लंबा खींचेगा और उसका इंपैक्ट भी यहाँ पर होगा। और जहां तक एक बात आपने बोली थी कि अन्ना ने अब अनशन करने का फैसला लिया है कि वो आंदोलन के अनशन नहीं करेंगे, आंदोलन पे ज्यादा जोर देंगे वो। तो मुझे भी ये लगता है कि
लोग, उन्हें भी शायद अन्ना को इस बात का आभास हो गया कि सरकार इतनी बेशर्म हो गई है, नेता इतने बेशर्म है कि कोई कितने ही आंदोलन कर रहे, कितने ही अनशन कर ले, शायद उनको फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, तो शायद अन्ना को ये भी पता है कि ये लड़ाई आप जो शुरू करने जा रहे हैं वो कई साल लंबी चलने वाली है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो लगातार अनशन करते हैं तो उनके स्वास्थ्य में फर्क आएगा, और उनकी उम्र को के लिहाज से हम देखें तो निश्चित तौर पर अनशन करना उनके लिए भी ठीक नहीं है, और आंदोलन की लंबी आयु के लिए उनका आंदोलन करना सही है बजाय अनशन। ठीक है दीपक, हम आपकी बात से सहमत है, लेकिन ये रास्ता तो फिर वही राजनीतिक विकल्प की ओर जाता है, क्योंकि बार बार जब हमने अरविंद केजरीवाल से बात की तो उन्होंने यही कहा कि राजनीतिक विकल्प चुनना ही हमारे पास आखिरी रास्ता था, क्योंकि हमने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर तमाम कोशिशें कर देख ली, लेकिन सिस्टम सुधरने के तैयार नहीं, सुधरने के लिए ऐसे में हमारे पास सिर्फ एक रास्ता बचता था कि हम राजनीतिक विकल्प चुने। देखिए ये बार बार अरविंद केजरीवाल कहते हैं। बिल्कुल ये कह रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट करूंगा, देखिए अगर छत पे छेद है तो ऊपर से ही बंद होगा तभी लीकेज बंद होगा। हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि नीचे से छेद बंद करने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित तौर पर लीकेज होगा, आप नीचे से कितने अच्छा चीजें वहां पर लगा ले। अरविंद केजरीवाल बात करते हैं कि इसी से सारी चीजें ठीक होंगी, हम मान लेते हैं उनकी बात कि वाकई में चुनावी विकल्प से, राजनीतिक विकल्प से सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन अब ये मत भूलो कि इस देश में दो बड़ी पार्टियां ऐसी जो सालों से यहाँ पर राज कर रही हैं, और जैसे उस दलदल में कई मगर में सब क्या वो उनको आगे बढ़ने देंगे, और अगर वो आगे बढ़ भी जाते हैं तो मुझे ये लगता है कि वो सिर्फ किंग मेकर की स्थिति में आ पाएंगे, वो किंग नहीं बन पाएंगे बहुत जल्दी। और मेरे को लगता है कि भी बन पाएंगे, आपको लगता है? नहीं, मैं एक उनका समर्थन कर रहा हूं कि वाकई में अगर बोलते हैं कि हम बढ़ पाएंगे, उन्हें बहुत ज्यादा विश्वास है कि वो किंग बन जाएंगे, लेकिन अगर वो किंग मेकर बनेंगे तो क्या इनको समझौता नहीं करना पड़ेगा, या किसी को किंग बना रहे होंगे तो क्या उनकी शर्तों के साथ इनको नहीं ढलना पड़ेगा? आज हम एनसीपी वाला मैटर देखते हैं, केंद्र में इतना बवाल चल रहा है, सारी सहयोगी पार्टी है, जब तक उनकी जरूरत उनको है तो उनके सारे गुनाह माफ हैं, लेकिन जैसे ही वो सरकार से हटते हैं उनके पीछे सीबीआई लगा दी जाती है, उनके सारे घोटाले खोल दिए जाते हैं। यानी कि आप किंग मेकर बनोगे तो आप पर सवाल उठेंगे और आप खुद को उन सारी चीजों में इन्वॉल्व होने से नहीं रोक पाओगे। और किंग बनना अभी के माहौल में, अभी के एटमॉस्फेयर में और हिंदुस्तान में खास तौर पर जब दो बड़े दल वहां पर मौजूद हैं और एक कैडर वोट उनका फिक्स है, यानी कि कोई मतदान करने जाए या ना जाए, 50 या 60% जो वोटिंग हो रही है वो उनको कैडर वोट ही तो वहां पर जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी सरकारें जीतती हैं, हारती हैं। और जो लोग इनको समर्थन कर रहे हैं फेसबुक में, सोशल नेटवर्किंग साइट्स में, चलिए युवा जो दिल्ली की सड़कों पर उतर रहा है, क्या वो लोग कभी वोट देने जाते हैं? क्या उसमें से मेरे को लगता नहीं कि 10% लोग भी पोलिंग बूथ तक पहुंचते हैं, वहां पर मतदान करते हैं। जब वो लोग वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं तो कैसे वो लोग जीत पाएंगे, कैसे वो लोग किंग बन पाएंगे? यानी कि कुछ हद तक वो लोग आगे बढ़ेंगे भी तो किंग मेकर बनने की स्थिति में आएंगे। और ये सब कुछ तभी हो सकता है अगर जो सपना वो देख रहे हो पूरा तभी होगा जब सभी लोग ठान लें कि वाकई में हमें सिस्टम को बदलना है। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल के ठानने से नहीं होगा, ये पूरे देश के लोग जब इस चीज को ठानेंगे कि हम भ्रष्टाचार में नहीं इन्वॉल्व रहेंगे, नहीं रिश्वत देंगे, नहीं लेंगे, तो तभी जाके समस्या का हल हो पाएगा। और जो फिलहाल मुमकिन नहीं लगता कि किंग मेकर हो सकता है बन जाए। दीपक खंडूरी जी, क्या लगता है, किंग मेकर भी बन पाएंगे अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी? आशीष जी, किंग मेकर बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये तो बहुत जल्दीबाजी है इसका जवाब देना। जी देखिए, राजनीतिक पार्टी बनाकर अगर वो ये सोच रहे हैं कि आने वाले 1.5 साल में वो चुनाव लड़ लेंगे, नहीं हो सकता, तो वो बिल्कुल संभव नहीं है। और अगर वो, मुझे लगता है कि संभव नहीं है। देखिए, जिस तरह की राजनीतिक व्यवस्था हमारे देश में है, कोई इंटरनेट के माध्यम से तो यहाँ वोट पड़ता नहीं है कि लोग घर में बैठ के बटन दबाएंगे और चुन लेंगे। देखिए, अभी बहुत कुछ इस सिस्टम में बदलाव की आवश्यकता है। और मैं अन्ना हजारे की जो रणनीति है उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि पहले आपको लोगों की नब्ज टटोलनी होगी, उनकी समस्याओं को समझना होगा, उसके बाद आप ये तय करेंगे कि इस व्यवस्था को बदलने की हमारी क्या रणनीति हो सकती है। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि वोट डालने के आदमी को पोलिंग बूथ जाना पड़ेगा और धूप पे खड़े होने पड़ेगा। क्या ये सभी लोग इसके लिए तैयार हैं? तो उसके बाद वो सोचे कि वाकई में उन्हें कहां तक वो ले जा पाएंगे उनको। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक, आपका भी शुक्रिया। खंडूरी जी, आप भी हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन यहाँ पर बिखराव की स्थिति आम जनता के लिए है, क्योंकि अब अन्ना हजारे आंदोलन की बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि राजनीतिक पार्टी की बनाएंगे वो, अब राजनीतिक पार्टी राजनीतिक विकल्प देकर इस देश का भाग्य बदल देंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब आम आदमी इनमें से किसको चुनेगा? क्या आम आदमी वैसी ही विकट स्थिति में नहीं आ जाएगा जैसे अब तक रहा है? एक तरफ सांपनाथ हैं, एक तरफ नागनाथ हैं। हम ये नहीं कहते कि अन्ना हजारे या अरविंद केजरीवाल गलत है, यकीनन दोनों का मकसद यहाँ पर अच्छा है, पवित्र उद्देश्य के साथ लड़ रहे हैं, देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना चाहते हैं। लेकिन ये लड़ाई जब बिखरी है तो यकीनन एक मुश्किल तो आम आदमी के सामने खड़ी हुई है, ये इन दोनों को भी समझना चाहिए। फिलहाल इस विशेष में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।